किताब वही, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की लिखी हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वर्षों पूर्व से वे वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। स्वामी जी गुजराती भाषी थे। इसके पहले हम देख चुके हैं कि बंगाल में राजा राममोहन राय ने हिंदी गद्य का उपयोग किया था और इसी प्रकार पश्चिमोत्तर भारत के गुजराती भाषी स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी गद्य को अपने मत प्रचार का साधन बनाया। खड़ी बोली हिंदी गद्य विकसित हो रहा था और ये विकास नई चेतना के प्रसार का माध्यम भी था। इस चेतना का दबाव केवल गद्य नहीं पूरे साहित्य पर पड़ना था। हिंदी साहित्य में इस नई चेतना का प्रवेश भारतेंदु युग से हुआ। भारतेंदु का साहित्य 1850 से 1900। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। नई चेतना से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य रीतिबद्धता से मुक्त हुआ। वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण आधुनिकता का जन्म हुआ और इसका ऐतिहासिक सामाजिक आधार क्या था? भारत में 18वीं सदी के उत्तरार्ध से अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया। उन्होंने भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया। ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर किसानों पर लगान का बोझ बहुत बढ़ा दिया। माल को ढोने और सेना को सुदूर प्रदेशों तक जल्दी पहुंचाने के लिए रेल व्यवस्था कायम की। देसी नरेशों से समझौता किया और उनके शोषण का समर्थन किया। लुटेरी व्यापार नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को रोका। इसका परिणाम 1857 का सिपाही विद्रोह था। इसमें किसानों ने हिस्सा लिया था। गैर सैनिक किसानों ने भी इस लड़ाई में साथ दिया। इसका रूप असांप्रदायिक था। विद्रोहियों ने भारत में अंग्रेज़ों की लुटेरी नीति को बहुत अच्छी तरह समझा था। बहादुर शाह के नाम से जो इश्तहार जारी किया गया था उसमें जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी नौकरों, कारीगरों आदि की स्थिति अलग अलग बयान की गई है। इसमें कहा गया है कि अंग्रेज़ों ने नील, कपड़ा और जहाज़ों में भेजी जाने वाली अन्य वस्तुओं के व्यापार पर इजारा एकाधिकार कायम किया है। केवल मामूली चीज़ों का व्यापार यहाँ के लोगों के हाथ में रहने दिया है। लेकिन इसमें भी मुनाफा कमाने की बहुत सी तरकीबें निकाल ली गई। चुंगी वगैरह के जरिए व्यापारियों पर वे भारी टैक्स लगाते थे। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों पर इन स्थितियों का प्रभाव है। वे देश की दशा पर द्रवित होते हैं। उनके साहित्य में नई विषय वस्तु जुड़ गई है और ये है नई विषय वस्तु देश प्रेम है, जो देश के यथार्थ बोध पर आधारित है। इसमें भाषा, समाज सुधार, पाखंड उद्घाटन बहुत कुछ है, लेकिन इसकी मुख्य विषय वस्तु आर्थिक है। वे आर्थिक विषमता का वर्णन चित्रण जिस स्वर में करते हैं वह सिपाही विद्रोह के नेताओं के स्वर से बहुत मिलता जुलता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। इसका पहला प्रमाण यह है कि इस साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद्य लिखा गया है उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। इस कथन को वापस दोहराते हैं, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है और इसका पहला प्रमाण यह है कि इस साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद्य लिखा गया है उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया। भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा सब पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था। वे व्यक्ति नहीं संस्था थे, इसलिए वे नई चेतना के प्रतिनिधि या प्रतीक साहित्यकार बन सके। आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं? उन्होंने यानी भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया था, पर हिंदी उनसे बहुत दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदली, पर हमारे साहित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। आचार्य हजारी जी के भी शब्द देख लेते हैं, क्या कहते हैं? भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से
भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग की जनवादिता को ध्यान में रखते हुए लिखा, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के वे समर्थक थे। 19वीं सदी में आगे पीछे पूरे देश में नव जागरण की लहर दौड़ जाती है। इस नव जागरण पर देशी परिस्थितियों और यूरोप से संपर्क दोनों का प्रभाव है। हिंदी क्षेत्र के नवजागरण पर मुख्यतः अंग्रेजों के शोषण, 1857 के सिपाही विद्रोह और राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि का प्रभाव है। भारतेंदु इस नवजागरण के अग्रदूत थे। उनके समान धर्मा साहित्यकारों की रचनाओं से हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ। इस आधुनिकता के प्रधानतः 3 लक्षण हैं। वह यथार्थ बोध पर आधारित है। साहित्य काव्य रूढ़ियों, कवि शिक्षा या किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करने लगा। यथार्थ बोध का वास्तविक अर्थ यथार्थ की विषमता का बोध होता है। इसलिए इस युग के साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि विषमताओं एवं विरूपताओं का उद्घाटन किया। विषमता बोध से उत्पन्न संवेदना में पीड़ा या छटपटाहट भी है। रचनाकार अपने साहित्य से इस विषमता को पाटने का उद्देश्य व्यंजित करने लगा। इसलिए आधुनिक साहित्य रसमग्न करने के स्थान पर आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा भी देने लगा। साहित्य सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व से युक्त हो गया। रीतिवादी साहित्य से आधुनिक साहित्य की यही विशेषता थी जिसका प्रवर्तन भारतेंदु ने किया। सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त होने पर साहित्य की विषय वस्तु पर विस्तार हुआ। अनेक नई स्थितियां, दृश्य, घटनाएं साहित्य की वस्तु परिधि में आ गई। रचनागत नवीनता इसी बात में निहित होती है कि जहाँ पहले रचना दृष्टि नहीं जाती थी वहाँ जाने लगी। वस्तु के विस्तार और वस्तुगत संवेदना की नवीनता का विधाओं पर असर पड़ता है। भारतेंदु युग में अनेक नई विधाओं का प्रवर्तन हुआ। इनमें से अधिकांश गद्य विधाएं भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक विषयों पर विचारों का प्रसार हुआ। संपादकीय और निबंध हिंदी साहित्य में नई वस्तु थे। निबंध, इस काल की पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी। हिंदी निबंध और इन पत्र पत्रिकाओं का उद्भव एक साथ हुआ। इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार पत्रकार भी थे। वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए अपने विचारों का प्रचार प्रसार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे। अनेक विषयों पर अपने विचार निबंधों में प्रस्तुत करते थे। भारतेंदु युग के साहित्यकार जीवंत व्यक्तित्व वाले थे। व्यक्तित्व की छाप सबसे ज़्यादा निबंध में उभरती है। निबंधों में इन साहित्यकारों के जीवंत व्यक्तित्व की छाप है। उनके व्यक्तित्व की मस्ती इन निबंधों के व्यंग्य, विनोद, हास, परिहास और एक प्रकार की स्वच्छंदता में दिखलाई पड़ती है। इन प्रारंभिक निबंधों का रूप थोड़ा अनगढ़ है। वे ललित, विचारपरक, अनौपचारिक और व्यंग्यपूर्ण, विनोदपूर्ण हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें गद्य प्रबंध कहा है। प्रताप नारायण मिश्र की भाषा गंभीर विषयों पर लिखते समय भी चुलबुली और पूर्वी प्रयोगों से युक्त होती थी। उन्होंने भौं, बात, मनोयोग, समझदार की मौत है आदि निबंध लिखे। राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा, भारतेंदु का स्वर्ग की विचार सभा आदि इस युग के प्रसिद्ध निबंध है। भारतेंदु ने नाटक पर जो निबंध लिखा उसे विचारपरक निबंध और साहित्य आलोचना दोनों विधाओं में रख सकते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने छोटे छोटे निबंध लिखे हैं। आँख, कान, नाक आदि को लेकर उन्होंने मुहावरों की अनोखी छटा दिखाई है। वे अंग्रेजी, फारसी शब्दों का प्रयोग अपने निबंधों में धड़ल्ले के साथ करते हैं। नाटक विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक का पुनर्प्रचलन था। इसका संबंध यथार्थ के विषमता बोध से है। इसी बोध के कारण भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण नाटकीय रचनाएं व्यंग्यपूर्ण भी थी। व्यंग्य सामाजिक विरूपता, कथनी करनी और सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को प्रकट करने का प्रभावशाली साधन है। व्यंग्य भंडाफोड़ या उद्घाटन के माध्यम से वस्तु स्थिति को उचित रूप से प्रस्तुत करता है। नई सामाजिक चेतना का दबाव ही था कि गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। भारतेंदु ने काफ़ी संख्या में मौलिक
नाटक लिखे और बंगला और संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी किया। चंद्रावली में प्रेम का महत्व है तो भारत दुर्दशा में देश की दशा का। विषय से विषम औषधम, जहाँ देसी रियासतों के कुचक्रों की जीवंत झांकी है, वहीं अंधेर नगरी उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यंग्य नाटक है जो सत्ता की विवेकहीनता का रूप सामने लाता है। श्रीनिवास दास ने रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयोगिता संवरण नाटक लिखे। प्रताप नारायण मिश्र ने कलिकौतुक, रूपक और भारत दुर्दशा नाटक लिखे। भारत दुर्दशा एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें भारत, कलयुग, आलस्य आदि पात्र हैं। श्री राधाचरण गोस्वामी के दो प्रहसन, बूढ़े मुँह मुहासे, तन मन धन, श्री गोसाई जी को अर्पण महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय युग में नाटक विधा का पुनर्प्रचलन हुआ और उस पर अपने समकालीन जीवन के बोध का दबाव है। धन्यवाद।